हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू फिजिकल साइंस पेफी क्लासेस। हैप्पी करवा चौथ दोज फ्रेंड्स हु आर मैरिड। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने यस्टरडे आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि यूपी टीजीटी पीजीटी 2020 की जो ढेर सारी वैकेंसीज आई हुई हैं उसका हम लोग प्रिपरेशन जो है आज से स्टार्ट कर देंगे। सो आई एम वेरी रिग्रेट फॉर दिस दैट आई एम टू मच डिलेड। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंड्स, आज से हम लोग जो है यहाँ से जो है प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। और तो और मैं आज आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस आए थे यानी कि यूपी टीजीटी का जो आया हुआ था क्वेश्चन 2016 वाले नोटिफिकेशन में, आज उसका हम लोग सॉल्यूशन ढूंढेंगे कि क्या क्वेश्चन आया था और कैसे पूछते हैं और कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, सो दैट आप लोग जो है आउट ऑफ 125, मैं फिर से आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग 125 में से टारगेट बनाकर चलिए कि आपके 100+ क्वेश्चन जो है सही होंगे, देन यू विल फाइनली क्वालिफाइड फ्रेंड्स। बिकॉज इस बार जो है मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि इंटरव्यू जो है टीजीटी से हटा दिया गया है, तो इसलिए आप लोग कम से कम टारगेट बनाकर चलिए कि 100+ क्वेश्चन जो है आप लोगों को सही करने हैं। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स जो है उनके दिमाग में यह भी होगा कि पिछले जो नोटिफिकेशन आई थी 2016 की, उसमें जो वैकेंसीज थी इसका आधा था। ठीक है, लगभग 250 समथिंग था वैकेंसीज 2016 नोटिफिकेशन में। बट इस बार जो है नोटिफिकेशन में यानी 2020 यानी आफ्टर 4 इयर्स इट इज़ इंक्रीज्ड एज डबल्ड, यानी कि लगभग 500 से वैकेंसी जो है टीजीटी में देखने को मिला है। तो इसलिए उनका अनुमान है कि जो कट ऑफ जो जाएगा वो 100 से बहुत ही कम आएगा, यानी कि 90 तक आएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक तरीके से बता दूं, इन 4 साल में बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स जो हैं बीपीएड एमपीएड करके क्वालिफाई हो चुके हैं। तो उनकी जो क्वांटिटी अगर देखें, उनकी संख्या देखें, तो इस तरीके एक तरीके से बढ़ गया है। और साथ ही साथ जो पिछला बार जो कट ऑफ गया था वो 80 समथिंग था और इंटरव्यू भी था, और साथ ही साथ 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया भी था। और इस बार का जो है इसमें आईवी जो है इंटरव्यू जो है हटा दिया गया है, टीजीटी से हटा दिया गया है। तो इस बार जो है आप लोग कम से कम 100+ का टारगेट करके चलेंगे और कम से कम 110 क्वेश्चंस बनाकर आएंगे, अच्छे से सही कर कर आएंगे, तभी आप लोगों का एक तरीके से सिलेक्शन जो है पॉसिबल है। और मैं आप लोगों को एश्योर करता हूँ, आप लोगों को एक बिलीव दिलाऊंगा अपने चैनल के माध्यम से और आपके प्रिपरेशन के माध्यम से कि आप लोग सभी लोग जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं हमारे फ्रेंड्स, उनको मैं एक तरीके से एश्योर्ड कर रहा हूँ कि दे विल स्कोर मोर देन 100+ क्वेश्चंस मार्क्स, यानी 400+ जो है मार्क्स आप लोग स्कोर करोगे, अचीव करोगे। इट इज़ माई प्रॉमिस। और आज से हम लोग जो है यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी जो है अपने चैनल के माध्यम से स्टार्ट कर चुके हैं। और आज मैं आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर्स यानी 2016 के जो नोटिफिकेशन में जो पेपर आया हुआ था उसका सलूशन मैं दूंगा आप लोगों को। इसमें देख सकते हैं आप लोग कि जो क्वेश्चन आए थे टोटल 125 क्वेश्चन थे। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पर 125 जो है क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। देखिए यहाँ पर 125 क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर पूछे गए हैं। तो स्टार्ट हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। और 125 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का, इस तरीके से 500 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और टारगेट आप लोग बना कर चलिए कि आपके 400+ मार्क्स जो है स्कोर हो। तो आप लोग रेडी होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे चैनल से जितने भी हमारे दोस्त जुड़े हैं उनको एक विश्वास मैं आज आप लोगों को दिला दूंगा कि आप लोग भी 100+ क्वेश्चन जो है सही कर कर आएंगे। तो चलते हैं सर फ्रेंड्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से आप लोगों को ये पता चलेगा, एक तरीके से आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन जो है कैसे डायरेक्ट वे में पूछे जाते हैं और आपको किस टॉपिक को ज़्यादा कवर करना है और किस टॉपिक पे आपका कमांड है और किस टॉपिक पे आप वीक हैं। ये सब सारी जो है जानकारी जो है इसी चैनल के माध्यम से और इसी टॉपिक के माध्यम से और मेरे वीडियो के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। तो चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था अपना यूपी टीजीटी का, यूपी टीजीटी में जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि
एशियन खेल जो हुआ था, जो आंदोलन हुआ था, उसका जो है कंसर्न, यानी कि जो एशियन खेल जो हुआ था, आंदोलन जो हुआ था, यानी कि एशियन गेम्स जो मूवमेंट हुआ था, उससे कौन से आदमी जो है संबंधित हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, यहाँ पर आप जो टिक लगा हुआ है उस पर ध्यान मत दीजिएगा। पहले तो आप लोग क्लियर करिए कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो इंग्लिश के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि हु कंसर्न द एशियन गेम्स मूवमेंट, यानी कि जो एशियन गेम्स जो मूवमेंट हुआ था, किसका कंसर्न था। तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है प्रोफेसर जी डी सोंधी, महाराजा यादवेंद्र सिंह पटियाला एंड यमसी धवन एंड मिसेस प्रकाश धवन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगले क्वेश्चन से मैं आप लोगों को ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, आप लोग खुद देखकर आप लोग टिक लगाएंगे। और पहली बार आप लोगों से मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि पहले वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। सो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा, जो करेक्ट आंसर होगा, दैट विल बी ए आंसर, प्रोफेसर जी डी सोंधी होंगे। बिकॉज इनका मैं थोड़ा सा मैं आप लोगों को डिस्क्राइब कर देना चाहता हूँ, बिकॉज यह क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, समटाइम्स ये कुछ और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यह जो है फाउंडर ऑफ द वेस्टर्न एशियाटिक गेम्स थे, यानी कि यह जो है एशियन गेम्स जो हुआ था, एशियाई जो खेल हुआ था, उसके संस्थापक माने जाते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ एशियन गेम्स। तो आपको पता होना चाहिए जी डी सोंधी, यानी गुरुदत्त सोंधी इनका पूरा नाम है। इनको फादर ऑफ द एशियन गेम्स, यानी कि एशियन गेम्स, एशियाई खेल का जनक भी कहते हैं और संस्थापक भी कहते हैं, और एशियन गेम्स फेडरेशन के भी संस्थापक थे। और तो और एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है कि जो आईओए, यानी कि आईओए जानते हैं आप लोग, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था 1927 में गठित हुआ था, इसका भी यह जो है फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आईओए जो गठित हुआ था 1927 में, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1927 में हुआ था या 1928 में हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए दैट विल बी 1927। और इसका जो फर्स्ट सेक्रेटरी कौन था, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द आईओए, यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो फर्स्ट सेक्रेटरी थे वह थे गुरुदत्त सोंधी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन और आ सकता है यहाँ पर कि यह जो एशियन जो खेल था, यानी एशियन गेम्स जो था, इसका जो मीटिंग हुआ था, सबसे पहला जो मीटिंग हुआ था दैट वाज इन 1948 में हुआ था। 1948 में ये मीटिंग हुआ था, ड्यूरिंग लंदन ओलंपिक गेम्स में हुआ था, इसका मीटिंग हुआ था। और इसमें जो है गुरुदत्त सोंधी के दिमाग में विचार आया कि एशियन गेम्स को भी शुरू करना चाहिए। और उस मीटिंग में एक मीटिंग कंडक्ट की गई थी, जिसमें उस मीटिंग में एक फिलीपींस के एक मेंबर थे जिनका नाम था जॉर्ज वी वर्गीस। जॉर्ज वी वर्गीस, इन दोनों लोगों के कॉन्सेप्ट से, कंसेप्चुअल जो फिनोमेना था, उनके अनुसार इन्होंने एशियन गेम्स का फाउंडेशन रचा, यानी कि स्थापना उन्होंने किया। और 1951 में पहला जो है एशियन गेम्स जो हुआ था। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ से एक भी पूछा जा सकता है कि जो 1948 में लंदन ओलंपिक के दौरान जो मीटिंग हुआ था, उसमें गुरुदत्त सोंधी के साथ फिलीपींस का कौन सा मेंबर जो है पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठें और जो भी इंपॉर्टेंट लगे मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चंस को, डिस्क्रिप्शंस को आप अपने बुक में ज़रूर मेंशन कीजिए, अपनी कॉपी में ज़रूर मेंशन कीजिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, जो फिलीपींस के जो मेंबर थे उनका नाम था जॉर्ज बी वर्गीस। ये याद कर लीजिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज वेल एज DSSB और तो और मैंने KVS के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन जो है रिपीट करते हुए देखा हुआ है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हो सकता है नेट में भी ये क्वेश्चन जो है अगली बार पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ग्लूटियस मैक्सिमस जो मसल्स होता है वह कहाँ होता है, यानी ग्लूटियस मैक्सिमस, इसमें थोड़ा सा अभी आप लोगों को दिख रहा होगा
डिम दिख रहा होगा, थोड़ा हेजी दिख रहा होगा, बट नेक्स्ट जो पिक्चर आएगा वो थोड़ा सा क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स, जो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल जो होता है वह हमारे कहाँ पे होता है, हिप में होता है या थाई में होता है या फिर आर्म्स में होता है, बाह में जिसे बोलते हैं, या फिर लोअर लेग में होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो ग्लूटियस मैक्सिमस होता है वो हमारे हिप में होता है। हिप में 3 मसल्स होते हैं, आप लोग नोट करते चलिए। एक होता है ग्लूटियस मैक्सिमस, जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, ग्लूटियस मैक्सिमस। और दूसरा होता है मीडियस, और तीसरा होता है माइनस। ये तीनों जो है मसल्स जो है हमारे हिप में पाए जाते हैं। तो यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है अगली बार कि हमारे हिप में कितनी मसल्स जो है इन्वॉल्व होती हैं, कितनी मसल्स पाई जाती हैं। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। 3 जो मसल्स होते हैं वो हमारे हिप में पाए जाते हैं। और तो और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन और आ सकता है कि जो ग्लूटियस जो मसल्स होते हैं, यानी ग्लूट्स जो हम अपने हिप को बोलते हैं, हमारे जो हिप में जो पोर्शन होता है, जो मसल्स होते हैं उसे ग्लूट्स बोलते हैं। तो ग्लूटियस जो मैक्सिमस, मिनिमस और मीडियस, इसका जो यूजेज होता है एथलीट द्वारा किस एक्सरसाइज के दौरान होता है और किस इवेंट के लिए स्पेसिफिकली होता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार जो है पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस, और नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हिप मसल्स होते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस और माइनस जो होते हैं, यह जो है इनका काम जो होता है किस इवेंट्स में ज़्यादा होता है और किस एक्सरसाइज के दौरान जो है ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेज, जो कि जंपिंग और रनिंग से इवेंट से एफिलेटेड है। तो प्लायोमेट्रिक जो एक्सरसाइज होता है उसमें जो है ग्लूटियस जो होता है, ग्लूट्स मसल्स का बहुत ही यूज़ होता है, बिकॉज जो हमारा एक्सप्लोसिव पावर्स जो होते हैं और स्ट्रेंथ जो होते हैं वो हमें एक प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेज से ही मिलते हैं, प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग से ही मिलते हैं, जिससे जो हमारा एथलीट होते हैं वह काफ़ी फास्ट रन करते हैं और ग्लूट्स मैक्सिमस जो है एक्सटेंशन का काम करता है। और इस तरीके से जो क्वेश्चन जो बन सकता है कि जो ग्लूट्स मसल है, या फिर ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग में किस मसल्स का यूज जो है सबसे ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है पहले भी, तो इसलिए मैं आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग में कौन सी हमारे शरीर की सबसे ज़्यादा जो मांसपेशी जो है प्रयोग में लाई जाती है। तो आपको पता होना चाहिए ग्लूट्स मसल, यानी ग्लूट्स में 3 पार्ट्स होते हैं, 3 मसल्स होती है, ग्लूट्स मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस माइनस। ये 3 मसल जो होते हैं हमारे हिप के मसल हैं। ये इस तरीके से क्वेश्चन जो है, देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को डिस्क्राइब कर रहा हूँ सो दैट आप लोगों को एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन जो है जनरेट हो रहे हैं। तो आप लोग इस तरीके से याद करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी जल्दी याद हो जाएगा, और एक बार रेफर अगर करेंगे तो हमेशा के लिए आप याद कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यह था क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं, इंडियन हॉकी टीम ओन फॉलोइंग ओलंपिक मेडल्स। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय हॉकी टीम ने निम्नलिखित ओलंपिक पदक जीते हैं, यानी अभी तक जो है हमारी इंडियन हॉकी टीम जो है ओलंपिक गेम्स में कितने मेडल जो है जीती है। तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं कि ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 8 गोल्ड जीती है, 8 स्वर्ण जीता है, 1 सिल्वर जीता है और 2 ब्रोंज जीता हुआ है। इस तरीके से 812 करके आप याद कर सकते हैं। और तो और देखिए, जो इंडियन हॉकी टीम है वह किस किस सन में हम जो है गोल्ड जीता है, तो आपको बता दूं एक बार, आप लोग नोट डाउन करते चलिए। 1928 में जीता हुआ है, और 4 साल में होता है ओलंपिक इवेंट, तो यानी कि दूसरा जो है कंटिन्यूअस 32 में जीता है, 36 में जीती है। फिर उसके बाद जो होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, तो जैसे ही 48 में लंदन ओलंपिक होता है उसमें भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इस तरीके से 1952 में जीता है, और 56 में भी जीता है, और साथ ही साथ 64 में जीता है, और लास्ट जो जीता है वो है 1980 में। देखिए इस तरीके से कितने मेडल हो गए गोल्ड मेडल। 1928 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी 1980 में जो लास्ट गोल्ड मेडल जीता, उसके बाद इन्होंने गोल्ड मेडल की तरफ अभी तक बढ़ नहीं पाए हैं। तो यानी कि 8 जो है गोल्ड मेडल है, और 1 सिल्वर मेडल है और 2 ब्रॉन्ज मेडल है। फ्रेंड्स देखिए,
एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं, अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि इंडियन हॉकी टीम जो है एशियन गेम्स में कितने गोल्ड, कितने सिल्वर और कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो मैं आप लोगों को एक तरीके से फास्ट बता देता हूं कि गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज एशियन गेम्स में जो जीता है इंडियन हॉकी टीम में, 3 जीता है गोल्ड जीता है और 9 जो है सिल्वर जीता है और 3 जो है ब्रॉन्ज जीता हुआ है। इस तरीके से कॉमनवेल्थ गेम्स का भी अगला क्वेश्चन हो सकता है, बन सकता है कि इंडियन हॉकी टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने स्वर्ण, कितने ब्रॉन्ज, कितने सिल्वर जीता है। तो 0 गोल्ड जीता है और 2 सिल्वर जीता है और 0 जो है ब्रॉन्ज जीता है, यानी टोटल जो है कॉमनवेल्थ गेम में 2 सिल्वर अभी तक उन्होंने ग्रैब किया हुआ है। तो यह तो क्वेश्चन था फ्रेंड्स, यह था अपने इंडियन हॉकी टीम का जो ओलंपिक मेडल का था। अगला क्वेश्चन है लीगल क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफाइंग ए पर्सन इनटू चाइल्ड एंड एडोलसेंट इज, यानी व्यक्ति को बालक और किशोर में वर्गीकृत करने की कानूनी कसौटी कौन सी है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कालानुक्रमिक आयु, यानी कि इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। देखिए फ्रेंड्स, क्रोनोलॉजिकल जो एज होता है, जैसे कि मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है 31 नवंबर 1986 है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है। तो यह जो है, यदि मैं अगर काउंट करूं कि 2020 में मेरा जो है डेटा जो 30 नवंबर है, मेरा करेक्शन 30 नवंबर है और 1986 है मेरा डेट ऑफ बर्थ, तो 2000 में मेरा क्रोनोलॉजिकल एज कितना हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हम क्रोनोलॉजिकल एज निकालते हैं तो ईयर्स का निकालते हैं, मंथ का निकालते हैं और डेज का निकालते हैं, यानी कि कितने साल के आप हो गए, कितने महीने के हो गए और कितने दिन के हो गए। तो जब ये तीनों को जब गणना हम करते हैं तो दैट इज नोन एज क्रोनोलॉजिकल एज। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि क्रोनोलॉजिकल एज ही होता है जिस जो कि एक कसौटी तैयार करता है, कानूनी कसौटी तैयार करता है कि आप बालक हैं या फिर किशोर हैं। तो इस तरीके से यह था। और तो और एक क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि इंटेलिजेंस जो क्वोशेंट होता है, बुद्धि लब्धि, जिसे हिंदी में बोलते हैं बुद्धि लब्धि, इसका जो फॉर्मूला जो है पूछा जा चुका है महाराष्ट्र सेट में, महाराष्ट्र सेट में भी पूछा जा चुका है, जो कि मेरा क्लियर भी हो चुका है एक बार। और मैं आप लोगों को अपने थोड़े से अपने बारे में बताना चाहता हूँ। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स जो है कमेंट्स के माध्यम से पूछते भी हैं कि सर आप टीजीटी एग्ज़ाम पिछली बार दिए थे, क्वालिफाई हुआ था कि नहीं हुआ था। फ्रेंड्स, मैं हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहा हूँ और मेरा 2 बार नेट है, एमएच सेट है यानी महाराष्ट्र सेट है, हिमाचल सेट का टॉपर हूँ। तो इस तरीके से, और एमपीएड में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, बीपीएड में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। इस तरीके से मेरा ये प्रोफाइल है फ्रेंड्स। मैं जस्ट आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। और मैंने टीजीटी यूजीटी का अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया है, बट आई एम फुल्ली कंसर्न ऑन हायर एजुकेशन जॉब। सो फ्रेंड्स, ये मैंने बता दिया आपको। और यहाँ पर जो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो बुद्धि लब्धि है यानी कि इंटेलिजेंसी जो क्वोशेंट है, इसका जो फार्मूला जो एमएच सेट में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था पूछा था कि इसका फार्मूला क्या है, तो आपको पता होना चाहिए मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। देखिए फ्रेंड्स, इसको याद कैसे करेंगे, मैं एक तरीके से निमोनिक बता देता हूँ कि यहाँ पर देखिए, जब भी बुद्धि लब्धि फार्मूला आता है तो आपको याद करना है कि एमसीए, यानी एमसीए करते हैं ना, एमसीए डिग्री है, मास्टर इन चार्टर्ड अकाउंट। तो इस तरीके से इसमें क्या है कि एमसीए याद कर लेना है। तो यम जो है ऊपर आएगा, सबसे पहले आएगा, और सी जो है नीचे आएगा। तो यानी कि यम में अपॉन सी ए इंटू 100, यानी कि आप देख सकते हैं मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। इस तरीके से आप टिक मारकर सही आंसर पे टिक मारकर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपके 4 नंबर जो है मिल जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का सही फार्मूला क्या है। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी ऑप्शन में ऐसे दे देगा क्रोनोलॉजिकल एज अपॉन मेंटल एज इंटू 100 दे देगा, या फिर यहाँ दे देगा कि क्रोनोलॉजिकल एज इंटू मेंटल एज अपॉन 100, इस तरीके से दे देगा। बट जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैंने आपको बता दिया कि एम सी ए याद करिए, यम जो है सबसे पहले होता है और सी जो है नीचे होता है, तो यानी एम ए अपॉन सी ए इंटू 100 होता है। तो इस तरीके से आप निमोनिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को ऐसे ही बहुत सारे निमोनिक बताऊंगा जब मैं बायोलॉजी का यानी एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जब क्लास लूँगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और डेमो क्लास अगर देखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बना दिया है जॉइंट्स एंड मूवमेंट्स का, और किन्सियोलॉजी का भी बनाया हूँ,
तो आप देख सकते हैं इस तरीके से फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फैक्टर दैट मोस्ट एडवर्सली अफेक्ट टीचर्स एजुकेशन इन फिजिकल एजुकेशन इज, यानी वह कारक कौन सा है जो शारीरिक शिक्षा में शिक्षक शिक्षण को सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। देखिए फ्रेंड्स, जो शारीरिक शिक्षा में सबसे अधिक जो प्रभावित करता है वह है लैक ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी। आज भी आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे शारीरिक शिक्षक हैं उनकी जो दयनीय स्थिति देखने पे यही लगता है कि लैक ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी। अभी तो थोड़ा बहुत वैकेंसी जो है क्रिएट हो चुकी हैं फिजिकल एजुकेशन की, बिकॉज जो न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई हुई है उसमें क्या है कि कंपलसरी दे दिया है कि फिजिकल एजुकेशन विल बी कंपलसरी सब्जेक्ट्स इन 9th 10th 11th 12th, इवन अब प्राइमरी लेवल पे भी स्टार्ट होने वाला है। और तो और मैं आप लोगों को एक तरीके से एक आस दिला सकता हूँ कि DSSB में भी, प्राइमरी में भी और जूनियर हाई स्कूल में भी वैकेंसीज जो है फिजिकल एजुकेशन की आने वाली है, बशर्ते कि उसकी जो एज लिमिट होगी दैट विल बी 30 ईयर्स, अप टू 30 ईयर्स, यानी कि जिसका भी 30 ईयर्स जो भी कम है वह जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक तरीके से मैं आप लोगों को फोरकास्टिंग कर रहा हूँ, पूर्वानुमान है कि यह जो वैकेंसी जो है नेक्स्ट फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। जो पेट क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, आपने NVS का भी एग्जाम दिया होगा प्रीवियस ईयर्स, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था स्प्रेन और स्ट्रेन से रिगार्डिंग। तो यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है कि खिंचाव चोट जो है, स्प्रेन जो है, वह किससे संबंधित है। तो आपको आंसर जो है देखने पे पता चल जाना चाहिए कि लिगामेंट से है। और यहीं पे अगर स्ट्रेन दिया रहता तो आपको पता होना चाहिए मसल से है। स्ट्रेन मतलब मसल, स्प्रेन मीन्स लिगामेंट, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। जो हाइपर एक्सटेंशन जो होता है तब होता है जब एक्सटेंशन का कोण कितने डिग्री से ज़्यादा होता है, यानी हाइपर एक्सटेंशन ऑकर्स व्हेन द एंगल ऑफ एक्सटेंशन इज बियॉन्ड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स 180 डिग्री है करेक्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स जो है टाइम जो है काफ़ी बढ़ता जा रहा है, तो मैं आप लोगों को बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। तो 180 डिग्री जो है यहाँ पर जो होगा आपका, जब होगा हाइपर एक्सटेंशन तभी 180 डिग्री होगा। देखिए क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि जब हमारा जो नी होता है, यानी कि जो घुटना होता है, यह हमारा कैसे होता है, घुटना 180 डिग्री होता है, यानी हाइपर एक्सटेंशन 180 डिग्री होता है हमारा घुटना। जब ये घुटना जो है हाइपर एक्सटेंशन से भी आगे, यानी कि जब घुटना जो है हमारा मुड़ जाता है, जो पेटला होता है घुटने का, नी का, वह अंदर की तरफ हो जाता है, यानी कि बियॉन्ड 180 डिग्री जब चला जाता है, यानी हाइपर एक्सटेंशन से भी ज़्यादा दूरी चला जाता है, तो उसी कौन सा डिसीज़ बोलते हैं। तो आपको बता दूं, इंग्लिश में ही मुझे पता है, हिंदी में क्या है ये नहीं पता है, माफ़ी चाहूँगा। इसका नाम जो है गेनु रिकरवेटम है, यानी कि गेनु, आप लोग लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं गेनु रिकर, RECUR रिकर विटम, यानी कि VATUEM बोलते हैं, इस तरीके से इसको बोलते हैं। और क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है अगले एग्जाम में कि जब नी का हाइपर एक्सटेंशन 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए गेनु रिकरवेटम बोलते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन जो है आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम डज नॉट प्रोवाइड टाइम आउट ड्यूरिंग प्ले। देखिए कौन सा ऐसा गेम है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा गेम है जिसमें अवकाश प्रदान नहीं किया जाता है, यानी समय अवकाश प्रदान नहीं किया जाता है। इसमें बहुत ही सिंपल, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, दैट इज फुटबॉल गेम। बाकी सभी में तो टाइम आउट लेके कोचेज जो हैं, खिलाड़ी जो हैं बाहर आते रहते हैं, बट इसमें फुटबॉल में जो है टाइम का बॉन्डिंग है, आपको टाइम आउट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 एशियन गेम्स वाज हेल्ड एट। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 जो एशियन गेम्स जो हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडोनेशिया में हुआ था, जकार्ता एंड पलेम्बंग में हुआ था, तो 2018। तो यह क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, जो अगला पूछा जा सकता है कि जो नेक्स्ट जो एशियन गेम्स होगा वह किस नंबर पर होगा, यानी कि वह जो है 19th नंबर पर होगा। या ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2018 वाला जो एशियन गेम्स था वो कितने 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 नंबर पर है। तो यानी आपको पता होना चाहिए 18th नंबर। इसको याद करने का तरीका सबसे बहुत ही सिंपल है, मैं आप लोगों को निमोनी के माध्यम से याद करा रहा हूँ फ्रेंड्स। 2018 में जो लास्ट 18 है, तो समझ लीजिए 18th नंबर पर यह जो है गेम्स जो है हेल्ड हुआ था। आपको मैं बता दूं कि एशियन गेम्स जो है 1951 से स्टार्ट हुआ था। 1951 में दिल्ली से स्टार्ट हुआ था, न्यू दिल्ली से, और अभी तक 18 बार खेला जा चुका है। 2018 में 18वां बार था, और 19th जो होगा वह होगा गुंगझू, यानी कि चाइना में होगा। दैट विल बी इन 2020
2 में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यह 19th क्रम पे होगा। और इसका जो मोटो होता है, एवर ऑनवर्ड जो होता है इसका मोटो होता है। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन था। मैंने ढेर सारे इसी पे क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन जो है जनरेट होते हैं इसी से पता चलता है। जब आप डिस्क्राइब करेंगे चीज़ों को, आप समझेंगे अच्छी तरीके से, और यदि आप समझ जाएंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसके जो पूरा डिस्क्रिप्शन में जाकर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोनस लाइन इज मार्क्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। देखिए बहुत ही सिंपल और बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। कबड्डी में होता है बोनस लाइन, बोनस पॉइंट भी मिलते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूं, जो बोनस लाइन जो होता है वो उसका क्या है क्राइटेरिया, कितना क्रॉस होना चाहिए पैर, और कितने मीटर पे हो, कितने मीटर का होता है, ये सब सारी जो है मेजरमेंट जो है आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ए वेंट्रिकल इन वन। देखिए बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। यदि आप पढ़े होंगे, कार्डियक आउटपुट जो होता है वह होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट का को बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट जो होता है वह क्या होता है, 1 मिनट में जब हमारा ब्लड जो है 1 मिनट में वेंट्रिकल द्वारा रक्त की मात्रा जो है जब बाहर निकलती है 1 मिनट में, तो उसे बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। इसका जो फार्मूला है, कार्डियक आउटपुट को CO बोलते हैं, यानी कि सिंपल मतलब शॉर्ट में लिखेंगे तो CO। और इसका जो फार्मूला है स्ट्रोक वॉल्यूम यानी कि SV इंटू हार्ट रेट। इस तरीके से आप इसका फार्मूला से जितने भी क्वेश्चन है बना सकते हैं। हो सकता है अगला क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि यदि एक व्यक्ति है, एक एथलीट है, उसका जो हार्ट रेट है वह 70 है, हार्ट रेट यानी कि 70 बीट्स पर मिनट होगा, यानी कि 1 मिनट में 70 बार धड़कता है हार्ट रेट उसका, और उसका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वह है 70 ml पर बीट, यानी कि एक बीट में 70 ml जो ब्लड जो है स्ट्रोक वॉल्यूम है उसका। तो आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट विल बी द कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट के लिए आपको पता होना चाहिए, कार्डियक आउटपुट का जो फार्मूला है SV इंटू HR है, SV इंटू HR है। तो आपको पता होना चाहिए, इस पे आप फार्मूले पे 70 इंटू 70 करके निकाल सकते हैं। दैट विल बी 4900 ml, यानी कि 4.9 लीटर पर मिनट जो है आपका कार्डियक आउटपुट होगा। देखिए फ्रेंड्स, एक नॉर्मल आदमी का, एक नॉर्मल एथलीट का जो होता है 4 to 8 लीटर जो होता है कार्डियक आउटपुट जो होता है नॉर्मल माना जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और इस तरीके के जो मैं आप लोगों को जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा तो इसके जितने भी टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी, कार्डियो आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट, जितने भी हैं मैं आप लोगों को इलाबोरेट करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस इज काज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विटामिन ए जो होता है, रेटिनॉल होता है, इससे क्या होता है, रतौंधी होता है। रेटिनॉल से रतौंधी, इस तरीके से याद कर सकते हैं। इसका साइंटिफिक नेम रेटिनॉल है, तो रेटिनॉल से रतौंधी, R से रेटिनॉल और R से रतौंधी, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। विटामिन डी आपको पता है सूखा रोग रिकेट्स बोलते हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन वुमन ओलंपिक मेडल विनर इज। देखिए जो पहला जो कौन सी ऐसी पहली भारतीय महिला कौन थी जो ओलंपिक पदक विजेता है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है सही लगाया गया है, कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि 2000 में सिडनी ओलंपिक में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। और इनका जो वेट कैटेगरी था, आपको पता होना चाहिए वेट कैटेगरी इनका क्या था, 69 किलोग्राम भार में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। और पहली ऐसी भारतीय महिला थी जो ओलंपिक पदक जीती थी। और तो और इनका जो वेट जो कितना इन्होंने वेट लिफ्टिंग में किया था, यानी कि एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इनका जो कर्णम मल्लेश्वरी थी, इनका स्पोर्ट्स क्या था, तो आपको पता होना चाहिए वेट लिफ्टिंग। और यह 25 ईयर्स की एज में 240 किलोग्राम वजन उठाकर, वेट उठाकर इन्होंने ब्रोंज मेडल जो है सिडनी ओलंपिक में जीता था। ये क्वेश्चन था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मास्टर ग्लैंड जो है किसे कहते हैं, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और यह जो है बहुत ही, इसका जो अगर भार देखें, वेट देखें तो लेस देन 1 ग्राम होता है, और विड्थ देखें तो 1 सेंटीमीटर से भी कम होता है। बिकॉज इसे मास्टर ग्लैंड कहते क्यों है, यह क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए। बिकॉज इट रेगुलेट्स एंड सेक्रेट्स ऑफ द बॉडीज हार्मोन। मेनी बॉडीज हार्मोन्स जो है, हमारे शरीर के जितने भी हार्मोन्स हैं, मैक्सिमम हार्मोन्स जो है यहीं से रेगुलेट होते हैं, यहीं से इनका जो है सेक्रेशन होता है,
इसलिए इनको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को। और ये इसका जो शेप होता है, एक तरीके से बीन देखा होगा, स्मॉल बीन, बीन की तरह इसका शेप होता है फ्रेंड्स। और यहाँ से जो क्वेश्चन आया हुआ है कि जो अपना एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो कि डोपिंग में माना जाता है, एडीएच जिसे बोलते हैं, वह कहाँ से स्रावित होता है, कहाँ से सीक्रेट होता है, तो आपको पता होना चाहिए पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये क्वेश्चन आ चुका भी है पहले भी। और समय अभाव के कारण मैं आप लोगों को माफ़ी चाहूँगा फ्रेंड्स कि आज मैंने आपको बस केवल 14 क्वेश्चन ही करा पाया हूँ, बिकॉज यहाँ पर देखिए 30 मिनट्स एंड मोर देन 30 मिनट्स हो चुका है। अगला जो क्वेश्चन मैं कराऊँगा थोड़ा फास्ट कराऊँगा और डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा दूंगा, बट जल्दी जल्दी फास्ट कराकर नेक्स्ट जो है वीडियो में आप लोगों को पूरा समअप करा दूंगा 125 क्वेश्चन। सो वीडियो को लास्ट तक देखते ही रहिएगा फ्रेंड्स। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।